नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अपने 18 सैनिकों की हत्या के जवाब में भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर के सरहदी इलाकों को छूती हुई म्यांमार की सीमा में मौजूद आतंकी कैंपों पर जवाबी हमला किया है। बताया जा रहा है कि सेना ने इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी सेना के हमले में मारे गए हैं। यह हमला भारतीय सेना के इतिहास के बड़े मिशंस में से एक है। जानकारों का मानना यह है कि भारतीय सरकार अपनी रणनीति में तब्दीली लाते हुए ज्यादा आक्रामक तरीके से अब आतंकवाद का सामना करना चाहती है या करती हुई दिख रही है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये हिंसा का नया दौर भारत के सीमावर्ती राज्य में शुरू हुआ, इस ऑपरेशन में किस तरह के नतीजे की उम्मीद है सरकार को, आर्मी को, क्या NSCN-K के साथ फिर शांति वार्ता की तरफ फिर कभी लौटा जा सकता है, और क्या बदलते आतंकवाद के चेहरे के साथ उससे लड़ने की जो रणनीति है वो बदल रही है भारत में। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। मेरे साथ आलोक बंसल हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SAI के। दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान मेरे साथ मौजूद हैं। AB अखोइजम साहब मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं JNU में, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी भी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आलोक बंसल जी, अगर आपके साथ मैं शुरुआत करूँ, ये बताइए कि इस पूरे ऑपरेशन को जिस तरह से देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि पहली बार किसी ऑपरेशन को जो कोवर्ट होना था, जिसको छिप के रहना था, थोड़ा डिस्क्रीट होना था, वो इतना पब्लिक पहली बार नज़र आ रहा है। आपको फिलहाल पहली नज़र में ये किस तरह की गतिविधि नज़र आती है? देखिए, पहली बार भारत सरकार ने यह दर्शा दिया है दुनिया को कि भारत पर हमला करने वाले कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, भले ही वो भारत की सीमा के बाहर क्यों ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें यह बताया गया है कि भारत के दुश्मन कहीं पे भी महफूज नहीं है, भले ही वो भारत की सीमा के बाहर हों। और जिस तरीके से भारतीय सेना ने 2 ठिकानों पर हमला बोलकर रात के अंधेरे में 50 आतंकवादियों को मार गिराया और बिना किसी नुकसान के, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। सीमा पार जाना, घने जंगलों में जाकर ऐसी जगह पे हमला करना, पर इससे एक बहुत बड़ा सिग्नल गया है। जितनी भी इस तरीके के गुट हैं, जितने भी इस तरीके की आउटफिट्स हैं, वो अभी तक ये सोचती थी कि हमला करो और सीमा पार चले जाओ, सुरक्षित हो। अब उनको लगेगा कि वो सीमा पार करने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इस पर भी निर्भर करता है कि देश कौन सा है, किस देश में वापस जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो सिग्नल देने की बात है। किस देश में आप जा रहे हैं वो बात अलग है। जो कल की जो घटना थी वो सिग्नल देने के लिए थी, और वो मैसेज अक्रॉस द बोर्ड गया है। सारी दुनिया में ये मैसेज गया है कि आप चाहे कहीं पे भी हो, हम हमला कर सकते हैं। अब करेंगे नहीं करेंगे, कहां पे क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो अलग चीज हो सकती है। पर कल की जो घटना है वो एक सिग्नल देने की बात थी, और वो सिग्नल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिया गया है कि आप अगर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हो तो आप सुरक्षित नहीं हो, चाहे आप किसी भी देश की सीमा के अंदर चले जाओ। कैप्टन बंसल, मैं ये भी जानूंगी कि क्या इस तरह की जो हमारा ये ऑपरेशन अभी हुआ है, इसको क्या दूसरी जगह पर भी, दूसरी जगह जहां आतंकवाद की समस्याएं हैं, वहां रेप्लिकेट किया जा सकता है? क्या किया जाना चाहिए? क्या ये करना ठीक होगा? और इसके अलावा क्या वाकई, बार बार सवाल ये भी पैदा हो रहा है, कई डिप्लोमेट्स ने भी ट्वीट करके कहा है कि शायद इसको ज़्यादा डिस्क्रीट होना था, थोड़ा इतने ज़्यादा पब्लिक तरीके से नहीं कहा जाना था। ये अपने आप में एक अलग बहस है। प्रोफेसर अखोइजम भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर, ये बताइए कि आप किस तरह से सेना के इस ऑपरेशन को देखते हैं? हेलो प्रोफेसर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, बताइए। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये सेना का जो पूरा ऑपरेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बताया जा रहा है कि कई दर्जन जो है आतंकवादी म्यांमार की सीमा में घुसकर 2 किलोमीटर अंदर जाकर इंडियन आर्मी ने मार दिए हैं। ये जो कल DGMO ऑफिशियल ने जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, लेकिन ग्राउंड से मैंने जो बात करने की कोशिश किया मणिपुर न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो ऐसे रिपोर्ट इज़ नॉट वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ कि शायद अंदर जाके किया है या ना किया है। एंड अभी भी आई वाज चेकिंग ऑनलाइन, अभी नागालैंड पोस्ट के साथ खपलांग का कोई इंटरव्यू हुआ, एंड दे आर डिनाइंग द थिंग्स। बट इन एनी केस, if the DGMO का जो ऑफिशियल ने जो कल बताया, if it is true, then obviously this is a new क्या कह सकता है, is a strategy, new step in the way army operates. But I think we must also remember कि म्यांमार कोई चाइना नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं है, so I don't think it is can be universalized. Or Manipur or Nagaland and Kashmir may be different, so maybe they've done it. But the report suggests that it seems that definitely there were some clashes in the border yesterday.
मणिपुर में ख़ास तौर पर इन उखरुल एरिया बॉर्डरिंग बर्मा एंड मणिपुर। ये रिपोर्ट तो आए हुए हैं। प्रोफेसर अखोइजम, ये बात आपकी ठीक है और इस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि वाकई क्या इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। चारों तरफ से आवाज़ें इस तरह की आ रही हैं, लेकिन ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई है, जिस तरह से पहले आर्मी के 18 जवान शहीद हुए, फिर अब कई दर्जन जो है वो आतंकियों को मारा गया या विद्रोही हम उन्हें कह सकते हैं, उनको मारा गया, ये समस्या अब यहाँ से कहाँ जा रही है? इफ़ इट इज़ ट्रू, एक तो ये कह सकता है, सी 1980s अर्ली 80s में ये कहा गया कि इंसर्जेंसी ख़त्म हो जाएगा, बैकबोन इज़ ब्रोकन, इज़ स्मैश, लेकिन हुआ ही नहीं। 1990s से लेके 2006-7 तक इफेक्टिवली मेनी ऑफ दिस रेबेल ग्रुप्स वर कंट्रोलिंग सम प्लेसेस इन मणिपुर इवन। तो ये प्रॉब्लम जो है, आई एम ओनली स्कैर्ड दैट दिस माइट एस्केलेट एंड होपफुली इट शुड नॉट, बट ये जो रेवेंज इतना बोल कह रहा है, तो रिटालिएशन रेवेंज ये साइकिल चलता रहेगा, एंड दैट्स द ओनली फियर आई हैव राइट नाउ। And insurgents फिर से again they started doing more activities, that relative peace and possibility of going ahead with a different kind of approach, it's going to be difficult now. लेकिन प्रोफेसर अखोइजम, बात तो ये कही जा रही है कि किस तरह से भारत की जो सरकार है उसने लगातार शांति प्रक्रिया में हिस्सा लेने की कोशिश की, लगातार इनवाइट करने की कोशिश की, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसी चीज़ हुई है, क्या ट्रिगर हुआ है ऐसा कि अचानक इतने दिनों की शांति के बाद अब जो है वो इंडियन आर्मी पे हमला हुआ? क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्यों हुआ ऐसा? कनेक्शन इज लॉस्ट। जी, तो ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ दीपक दीवान जी, आप भी इस पूरे इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, फिर मैं जनरल बख्शी की तरफ जाऊंगी। लगता है संपर्क हमारा प्रोफेसर अखोइजम से टूट गया है। क्या आखिर ऐसा हुआ, क्या ये क्यों हुआ? नहीं, देखिए, मणिपुर में शांति तो है नहीं, डिस्टर्ब्ड एरिया तो है ही, मिलिटेंट सारे हैं वहाँ पे। वहाँ करीब 2 दर्जन मिलिटेंट मणिपुर में ही हैं, सिर्फ अलग से। पर आप छोटे मोटे सबको दिख रही थी कम से कम। हाँ। नहीं, मगर वो देखिए ना, उसमें आप अगर इतिहास देखें और पिछले 10-15 साल देखें, मणिपुर में कोई पॉलिटिकल एफर्ट नहीं हुआ कि वैली के जो मिलिटेंट्स हैं, मतलब जो नॉन ट्राइबल मिलिटेंट्स हैं, मैते जो हैं, उनके साथ वार्ता शुरू करी जाए या उनको नेगोशिएशन पे लाया जाए। और एक बार मुझे याद है जब लेट मिस्टर जयचंद्र सिंह थे, वहाँ मुख्यमंत्री थे, जिनको राजीव गांधी ने जब रिशांग केशिंग को हटा के उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि मणिपुर में हालात बदलें, तो वहाँ जाके जयचंद्र सिंह ने इनिशिएटिव लिया था। जनरल बख्शी को याद होगा, उन्होंने पीएलए के 2 लोगों को ओवरग्राउंड बुला के उनसे बातचीत करने का सुझाव दिया। उनके आई कार्ड्स भी बना दिए गए थे ताकि उनको लोकल परेशानी ना हो। मगर जो उनके होम मिनिस्टर थे जयचंद्र सिंह के, मिस्टर तंपोक सिंह, जिनकी एयर क्रैश में डेथ हुई थी, इंडियन एयरलाइंस का जो एयर क्रैश हुआ था इम्फाल में, वो होम मिनिस्टर थे। वो नहीं चाहते थे कि जयचंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर बनते, मगर वो बन गए। तो मगर ही नेवर लाइक्ड इट। तो उन्होंने विद द सपोर्ट ऑफ लोकल असम राइफल ऑफिसर्स, उन्होंने उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया मणिपुर में। तो वो पूरा जो शांति प्रतिक्रिया शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। तो वहाँ तो पॉलिटिक्स जो है वो सेल्फ सेंटर्ड इतनी है कि उनके लिए नेशनल इशू या स्टेट इशू सब बाद में आता है। लेकिन दीपक दीवान जी, ये बताइए मुझे कि पिछले 1 दशक में अगर देखा जाए तो पूरी शांति प्रक्रिया इस पूरे इलाके में जिस तरह की पॉलिटिक्स है, इंसर्जेंसी के जो इर्द गिर्द घूम रही है, जो आवाज़ दिल्ली तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है नॉर्थ ईस्ट से, अब तक ऐसा लगता है कि दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? नहीं, देखिए, आप नागालैंड को अलग रखिए, मणिपुर को अलग रखिए। नागालैंड में ऑफकोर्स जो नागाज हैं वहाँ पे NSCN-IM है, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर जो उनके कैडर्स हैं और जो लीडरशिप है वो मणिपुर के जो तांकुल एरिया है वहाँ से हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं। मगर जो मैते इंसर्जेंसी जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप है UNLF, PLA, प्रीपा, KCP के 3-4 फैक्शन है, प्रीपा के भी 2-3 फैक्शन हैं, उनमें जो चल रहा है उसको कभी कोशिश नहीं करी किसी भी पॉलिटिशियन ने, एक्सेप्ट 1900। यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से भी ये कमी है कि बहुत गंभीरता से बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश नहीं हुई?
नहीं, देखिए इसमें जो लोकल लीडरशिप है उसका मेजर ज़्यादा रोल है। होता यानी है। आप राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल राज्यसभा की बात। जनरल बख्शी, ये बताइए, कई तरह के व्यूज़ हमारे तीनों पैनलिस्ट की तरफ से आए हैं। प्रोफेसर अखोईजम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक साइकिल ऑफ वायलेंस है, हिंसा का जो चक्र है, ये चलता रहेगा। 18 आपने मारे, उतने हमने मार दिए, फिर वो मारेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समस्या का हल नहीं है। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें? पिछले 3 महीने में सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे 3 बड़े एम्बुश हुए हैं हमारे जवानों के ऊपर, और पिछले 4 जून को तो 18 जवान मार दिए गए। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुआ है। पहली बार एक हेलीबॉर्न ऑपरेशन हमने पार करके 2 जो उनके कैंप्स है जहां से ये ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे और जहां से और ऑपरेशन होने वाले थे, उनको विध्वस्त किया गया है। हमारा जो 21 पैरा एसएफ ने इस ऑपरेशन के अंदर बहुत बखूबी से काम किया है, बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाई है। केवल 5 दिन में हमारी जो सशस्त्र सेनाओं ने पलटवार किया है, जवाब दिया है और नोटिस पे डाल दिया है लोगों को कि आवर बॉयज आर नॉट फॉर किलिंग। हम आपके साथ पीस टॉक कर रहे थे, आपने पीस टॉक तोड़ के NASAN खापलांग ग्रुप ने घात लगा के वार किया है और इतनी बेरहमी से ये बेचारे जवानों को जो मारा, उसका इट कुड नॉट बी टेकन लाइंग डाउन। एंड नाउ अ क्लियर मैसेज हैज बीन सेंड कि अगर आप हमारे जवानों को, हमारे नागरिकों को का खून बहाएंगे और आप समझते हैं कि आप बॉर्डर के पार जाके बच जाएंगे, यू कैन फॉरगेट इट। देयर इज अ चेंज नाउ इन द पॉलिसी एंड हम लोग हिट बैक करेंगे। बहुत देर हो गई, भारत के सब्र का बांध अब टूट रहा है। पिछले 10 साल से हम देखते आए हैं, हमारी सेना का हाथ पैर बांधा गया था बिल्कुल, और हमको रिटेलिएट नहीं करने दिया जा रहा था। जनरल बख्शी, मैं वापस लौटती हूँ आपकी तरफ, आपकी बात की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हमारे जो मैं प्रोफेसर अखोईजम की तरफ जाना चाहती हूँ, आपके पास फिर वापस आऊंगी, आपकी बात की प्रतिक्रिया मैं ले लेती हूँ। प्रोफेसर अखोईजम, ये बताइए कि जनरल बख्शी जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या वाकई इतना बड़ा देश ये होने दे कि उसके सामने जो हैं वो जवानों की हत्याएं हो रही हैं, वो शहीद हो रहे हैं। आखिर भारत की जो सरकार है उसके पास चारा क्या है, वो करे क्या आखिर? और साफ तौर पर कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि क्या भारत की सरकार एक सॉफ्ट स्टेट का जो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, अब उसके साथ नहीं चलते रहना चाहती? एक बात सुनिए, इंडियन आर्मी को एक इस एंटायर वर्ल्ड में जो यू विल नॉट फाइंड एन एक्ट लाइक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. No democracies in the world have this law to enable the armed forces, the military to operate like this. So they have been struggling it. Indian state and the armed forces have been doing it with all these powers given to them for the last 50-60 years. अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, हो नहीं पाया. Okay, एक और दूसरा स्टेप आ गया. अभी we are very good. Maybe that Indian Army and Commando forces are good as Mossad or CIA or special troops, Navy SEAL of United States, Hollywood style. We can go on doing it. मेरा सवाल ये है कि कब तक चलेगा ये? और दूसरी बात है जो एम्बुश हुआ है, there is also an internal inquiry going on in that AFSPA operated area. How did this happen? How is that the ROP was not done properly? What are the intelligence input? Newspaper में तो आगे के CIA ने 1-2 दिन पहले ही बताया गया कि such kind of things are going to happen. Why this has not been able to be, what should I say? इतना smart intelligence होता है तो क्यों नहीं avoid कर पाया? Why we are having this problem? So don't go on this kind of a hyper thing. If the state has been challenged violently, then obviously the state has to respond violently as well. But it is not the only way is what I'm saying it. Don't go into this melodramatic Hollywood style or Bollywood style. 50 साल से चल रहा है भाई ये. कुछ तो नया भी सोचो. I'm not saying that if the state is challenged militarily, you have to respond militarily as well. But that has been going on for 60-70 years. प्रोफेसर, अभी ऐसा करते हैं कि इनकी बात सुन लेते हैं. जनरल बख्शी क्या कह रहे हैं? कैप्टन बंसल भी कुछ कहना चाहते हैं. सबसे पहले जनरल बख्शी बोलिए आप. देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 14 साल से वहां पे पीस टॉक्स चल रही थी और ये खापलांग ग्रुप ने इन पीस टॉक्स को तोड़ा है, डेलिबरेटली तोड़ा है, क्योंकि खापलांग ग्रुप को
चाइना से वेपन्स मिल रहे हैं। खापलांग ग्रुप को चाइना से ऑर्डर आया है कि वो सारे जो वहां के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनको इकट्ठा करें, एक अम्ब्रेला में लें, और वो उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। और ये जो है इसको लाइंग डाउन टॉलरेट कोई सरकार नहीं कर सकती। और यहां पे हमने देखा है कि एनजीओज और इस तरह के लोग जो वो जानबूझ के आउटक्राई करते हैं, और इसके पहले आउटक्राई हो रही थी कि आफ्सपा को हटा लेना चाहिए। अगर आफ्सपा हटा लिया जाए तो यहां तो बिल्कुल कत्लेआम हो जाएगा, लेकिन कत्लेगारत हो जाएगा। आप फ्री रन देंगे इस प्रकार के लोगों को। बहुत सारे लोग जो कि एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। जनरल बख्शी को एक सवाल करने दीजिए मुझे। जी बोलिए। Can I ask the question to General Bakshi? Please go ahead. Yes, please. जनरल साहब, आप एक बात ध्यान से सुनिएगा। वो खापलांग का जो ब्रेक डाउन ऑफ नेगोशिएशन है, इट इज नॉट ओनली द चाइनीज, इंडियन नेशनल न्यूज़पेपर हैव रिपोर्टेड हाउ इट हैड हैपेंड। ओके, that certain intelligence people are going to pressure him as to why he is supporting supporting these different rebel groups if you are in peace talk with us. It is one theory. There is another theory which says that it is the intelligence which actually tried to fracture Khaplang group so that it can be marginalized and have the negotiation with the other Naga factions. And you have split this group into twofold. Just before this, the last one was again fractured into NACN, KECO, R और Aganavi. So there's a different complicated story. ये एक सवाल है। दूसरी सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहता हूं, आफ्सपा के बावजूद लॉन्ग टर्म लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये नहीं माना कि आफ्सपा जो अप्लाई कर रहे हैं वो कंडीशन आर्म रेबेलियन की वजह से नहीं है, वो सिचुएशन इतना खराब भी नहीं है कि नेशनल इंटीग्रेशन में हार्म कर सकता है। This is the judgment of 1997 that the conditions where this AFSPA is imposed is not due to armed rebellion and the situation is not of such a magnitude that it threatens the national security and integrity. क्यों कहा गया? क्योंकि AFSPA को जस्टिफाई करना था। आप वो कहेंगे कि ये आपकी तरह बोलेगा कि आर्म रेबेलियन की वजह से हुआ, नेशनल इंटीग्रिटी थ्रेटन है, then Article 352 says it should be emergency. आप कौन सच बोल रहे हैं? Indian army who is fighting on the ground telling the truth, or the Supreme Court telling the truth, और द मीडिया टेलिंग द ट्रूथ? जी प्रोफेसर, आफ्सपा का अलग प्रॉब्लम है, आप लोग सोचिए ये। जी प्रोफेसर, मैं जनरल बख्शी की तरफ जाना चाहती हूं। वियतनाम वॉर जो है, मैं वापस कितने साल तक लड़ा? आप कितने साल तक लड़ोगे मणिपुर में? वो इस बहस में हिस्सा लें। जी जनरल बख्शी, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ जो उनकी बातचीत पे भी आधारित है। प्रोफेसर जो पूछ रहे हैं उनमें 2 सवाल ये बनते हैं। उनका ये कहना है कि जो आफ्सपा ऑपरेटेड एरियाज हैं उनमें किस तरह से वायलेंस हुआ, उसमें किस तरह से आर्मी पर हमला हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जो आज एक बड़े अखबार ने छापा भी है कि भारत की जो सरकार है वो NSCN के ही जो दूसरा ग्रुप है, जो 2 लोग खासकर उनका जिक्र हुआ है, उनके साथ अलग से बातचीत करना चाहती थी और इस पूरे समूह को तोड़ना चाहती थी, जिससे चिढ़कर ये हमला हुआ है। तो क्या ये वाकई खुफिया जो बातचीत हुआ करती हैं, जो ये ऑपरेशंस होते हैं, उनका ये एक अंदर खाने, अंदर टेबल जो बातें होती हैं, शायद वो ऊपर आ गई हैं? देखिए, जो बात ये हुई है कि जो 2 अरुणाचल के अंदर और जो मणिपुर के अंदर जो खापलांग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो भारत सरकार से बात कर रहे थे, खापलांग ने उनको बाहर निकाल दिया है। ही हैज एक्साइल्ड देम फ्रॉम द NSCN-K, और उसने तोड़ दिया, खुद उसने NSCN-K को तोड़ा है क्योंकि वो चीन के दबाव के नीचे है। वो चीन उसको प्रेशराइज कर रहा है सारे ग्रुप्स को इकट्ठा करने के लिए। जो लोग चीन के साथ मिल के हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं वो देशद्रोही है, और आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। दिस इज इनकरेक्ट। पिछले 3 महीनों में 30 हमारे जवान से ज्यादा वहां पे मार दिए गए हैं, और वो इसलिए कि ये सवाल एक्शन नहीं लेने का है या किस तरह के एक्शन लेना चाहिए की बात है। जैसे लोग, डोंट ट्विस्ट द थिंग जनरल बख्शी, प्लीज लेट मी फिनिश। आप जैसे लोग का मतलब क्या है? I did not disturb you. Please What do you mean that you are in the army, so you are more nationalist because you belong to a particular racial group, and therefore you think that you are more Indian than anybody else? You can answer later. Let madam. You tell me that. बोलिए कि आप how dare you say that? Simply because you have a particular mood, you are in the army and you belong to certain so-called mainstream, you can say in this tone. शायद मैं ज्यादा डिग्निफाइड तरीके से बातचीत कर सकते हैं।
राज्यसभा टेलीविजन पर शायद हम ज्यादा डिग्निफाइड अरे, तरीके से अरे, बात कर अरे, सकते हैं। मैं दोनों tell him मेहमानों not से to गुजारिश interfere. करूंगी कि हम मुद्दे पर ही टिके रहें और बहुत I mean, that is what his language पर्सनलाइज is अटैक्स ना करें, absolutely मुद्दे पर रहें। objectionable. जी आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। यहाँ दो मेहमान What स्टूडियो में इस लोग, मौजूद उस हैं। लोग, मैं बीना उन लक्ष्मी लोग, की इसका तरफ मतलब जाना क्या चाहूंगी। है? बीना लक्ष्मी नेप्राम भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और खासकर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ और आर्मी की गतिविधियों के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाती रही हैं। बीना लक्ष्मी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह का आतंकी हमला हुआ मणिपुर में, उसके बाद जिस तरह की आवाज़ें उठी हैं, इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आप इसे किस तरह से देखती हैं? See, insurgency has been going on in the Northeast for the last 60 years. We have been, through our research, writing, advocacy, through numerous campaigns, have been telling, please resolve this issue amicably. But till now, किसी ने उसमें ध्यान नहीं दिया, and as a result, what we are seeing is the escalation of more violence. Manipur has seen more than 2,000 people dead in this conflict. 20,000 विद्वान के साथ हमारा काम चल रहा है मणिपुर में गन सर्वाइवर्स नेटवर्क के साथ. Now the thing is, military solutions are not the right ones in one of the world's largest democracy, which is India. Military solution cannot bring peace in the Northeast region. Northeast region का समस्या है, 45 million citizens 8 राज्यों में रहता है. They have a lot of issues which the central government must address. The conflict, the violence which is at the border is a byproduct of 60 years of neglect and misgovernance. It's high time the attack, the violence which has happened, the combing operations. I have grown up in an era of combing operation. I've lost my niece in this conflict. My parents were nearly shot dead in the conflict. We are tired of this war. We are tired of this violence. That is why we are asking the government of India and those who are resorting to armed violence that we must come together to find a solution. लेकिन बीना लक्ष्मी, बात तो यही हो रही है। बीना लक्ष्मी, यही तो बात हो रही है कि जो शांति प्रक्रिया है उसको भंग करके अगर रेबल ग्रुप्स हमला करेंगे तो इंडियन आर्मी क्या करेगी आखिर? क्या वाकई जवाबी हमला ना दें? As I said, till now, if you put all the armed groups fighters together, they are even less than 10,000, and we are 45 million people. The government has been only talking to men with guns. Have they ever talked to civil society people properly? Government of India has only listened to guns. They have never listened to what Iram Sharmila said for 15 long years. I have asked an emissary of the government of India to go and send her an emissary to negotiate talks with an iconic figure like her. किसने हमारी बात सुनी? 60 years of neglect, अनसुनी, इसके वजह से ये भयानक सा सोल्यूशन हुआ है. और एक रात के कॉम्बिंग ऑपरेशन से जो हुआ है म्यांमार में, ना पहली बार हो रहा है और उसी से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होने वाला है. सो वी मस्ट एज सिटीजंस वेक अप and work together for solutions rather than two मेले. जी बिल्कुल. This is not बीना लक्ष्मी, शुक्रिया आपका. बीना लक्ष्मी, शुक्रिया आपका. आलोक बंसल साहब, ये बताइए, वो ये कह रही हैं कि मुद्दा जब तक मुद्दा रहता है, जब तक वायलेंस नहीं होता, कोई बात नहीं सुनी जाती. 50-60 साल गुजर गए हैं और भारत की सरकार सिर्फ बंदूक की आवाज सुनती है. नहीं, ऐसा नहीं है. सवाल ये है कि हिंसा तो हो रही है और हिंसा का जवाब सिर्फ बातचीत से नहीं हो सकता. हिंसा का जवाब हिंसा से भी दिया जाता है, बातचीत से भी दिया जाता है. किसी भी इंसर्जेंसी को खत्म करने का सबसे बड़ा जरूरी आवश्यक है कि आप बातचीत करें, लेकिन बातचीत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होनी चाहिए. यू कैन नेवर टॉक टू द इंसर्जेंट्स फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस. प्लीज अंडरस्टैंड. लेकिन वो ये कह रही है कि सिविल सोसाइटी को एंगेज नहीं किया जाता. बीना लक्ष्मी की मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं जानता हूं, उनकी बात सही है. सिविल सोसाइटी को एंगेज किया जाता है. मणिपुर की समस्याओं की बहुत सारी समस्याएं हैं. वहां नागाओं की समस्या है. अगर नागाओं की बात मान ले तो मैती लड़ेंगे. वहां पे कैसे हो सकता है? नागालिम की, ग्रेटर नागालिम की बात करते हैं नागा. और अभी जो सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खापलांग एक बर्मीज नागरिक है. क्या आप एक बर्मीज नागरिक के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? भारत सरकार वाजिब रूप से नहीं कर सकती. इसलिए जो खापलांग के जो मणिपुर और अरुणाचल के जो नेता थे उनसे बातचीत जारी थी, लेकिन खापलांग को लगा कि ये लोग मुझसे ज्यादा बड़े हो जाएंगे और ये जो इंटरनल डायनेमिक्स है और उसने ये हमला किया है. जाहिर है ये जटिल है मुद्दा. लेकिन दीपक दीवान जी बताइए, वो ये कह रही हैं कि जब तक शांति जैसी लगती है, जैसे मैंने भी आपसे सवाल पूछा था, तब तक शायद मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं जाता. मैंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर यहाँ तक पहुँचने में शायद आवाज़ बहुत देर से पहुँचती है केंद्र तक, दिल्ली तक. शायद वो जो जज्बात उनके नजर आ रहे थे, फ़ोन पर ही हालांकि बातचीत हो रही थी, आपको लगता है कि कहीं एक लार्जर जो प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक लक्षण के तौर पर हमें ये हिंसा नजर आ रही है? आपको देखिए, 50 साल से वायलेंस तो वो भी देख रही है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी भी देख रही है.
मैं ये जानना चाहता हूँ सिविल सोसाइटी में कितने लोगों ने आगे आके अपने ही लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आप बंदूक मत उठाइए, बात करिए? कोई एफर्ट किया? किसी ने नहीं किया। लेकिन वो ये कह रही है कि साइकिल है, अफ्स्पा जब तक लगा रहेगा, हिंसा का दौर रहेगा। अब देखिए आसपा की बात जहाँ तक नहीं, देखिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की जो बात है, ये पहले अगर हम जाएं इस पे कि वहाँ क्यों है, ये स्टेट गवर्नमेंट के मांगने पे दिया गया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड टू कंट्रोल द कंटेन वायलेंस। नहीं लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट तो एफ्स और वही वहाँ है नहीं ना, लग वो सकता। डिस्टर्ब्ड एरिया, इसलिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर। आखिरी दो सवाल दोनों खास मेहमानों से पूछूंगी। प्रोफेसर अखोइजम, ये बताइए अब आगे मसले का हल कैसे होगा? हमने तमाम तरह के इमोशंस देखे, यहाँ पर गुस्सा भी देखा इस शो पे। अब आप मुझे बताएं कि आगे होना क्या चाहिए आखिर? See, I'll tell you one thing. There are a lot of things, if I can say in 2 or 3 things very quickly. ये जो एक suspicions, this nationalist melodrama must end first. Must end first. And second one, जो AFSPA कभी कहेगा state ने बुलाया, ये ने बुलाया, उसने बुलाया, they don't know anything about this act. That means how this act was amended in 72, thereby giving the power to the union government as well as to declare it. Nagaland government had asked for it, central government refused it. And so there are much more complicated story. दूसरी बात है, देश का अखंडता और एकता खत्म हो जाएगा आर्म रेबेलियन की वजह से, इसीलिए हम आर्मी चाहिए, आर्मी को ऑपरेट करने के लिए AFSPA चाहिए बोला। सुप्रीम कोर्ट ने 97 में बोला कि डिस्टर्ब कंडीशन इज नॉट ड्यू टू आर्म रेबेलियन। इतना बड़ा मैग्नीट्यूड भी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी को अंदर थ्रेट आ गया। व्हाई डिड दे हैव दिस टू ओपिनियन? आज तक ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, सत्य में बजते आप लोग गांधी गांधी करते हैं, उसको देख के आप कुछ काम नहीं करते, सिंपली बिकॉज सम पीपल कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड एंड 50-60 years some people think that they are more Indian than the others by virtue of their race, by virtue of the so-called mainstream, and you keep on killing. Remember that when the Vietnam War में American soldiers get gallantry award, it is a foreign country, and you are killing people whom you call yourself your own people. And that is why I'm saying it's not that you don't respond. Challenges must be responded to. बिल्कुल। But किस आइडिया के साथ, किस ऑनेस्टी के साथ, किस विजन के साथ कर रहे हो आप लोग? जी हाँ, आखिरी 30 इंडियन सेकंड बचे। बनाने के लिए कर रहे हो? माफ कीजिएगा, सिविलाइज करने मैं के लिए जानती कर हूँ रहे एक हो? कार्यक्रम में हम समस्या का हल नहीं कर सकते, लेकिन ये बहस शायद किसी मकाम तक नहीं पहुंच रही है। माफी चाहती हूँ। आखिरी 30 सेकंड जनरल बख्शी। देखिए, हम जो सेना है, हम वहां अपनी मर्जी से नहीं गए, हमें भेजा गया जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी दायरे हद के बाहर हो गई। हम ये भी जानते हैं कि देश चीन, पाकिस्तान इसमें फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स कर रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स फायर किए गए, पूरा ट्रक जल गया। तो ऐसे हालात में नॉर्मल हालात नहीं हैं, वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर के लोग हमसे ज्यादा अच्छे इंडियंस हैं, जितना इंडियन कल्चर वहां पे है और किसी शायद हमारी स्टेट में नहीं होगा। मणिपुर की स्पोर्ट्स, गेम्स, वहां का डांस, वी आर प्राउड ऑफ आवर मणिपुरी इंडियंस। But what I am trying to say is we are trying to stop China and Pakistan from interfering, from creating problems in our year. We have to fight them. We cannot let that go. And that is why the action has been taken after 3 consecutive ambushes. You see, if there is a condition, if peace returns, we will be the happiest people to go away from Manipur. We would like to, be with our own families. चलिए जनरल बख्शी, मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और प्रोफेसर अखोइजम भी हमारे साथ मौजूद थे। 2 खास मेहमान यहाँ पर दीपक देवान, आलोक बंसल और साथ ही बिना लक्ष्मी नेप्राम भी हमारे साथ मौजूद थी। तो साफ तौर पर अलग अलग मेहमानों की अलग अलग राय है और लगता नहीं है कि ये मसला फिलहाल हिंसा से तो कम से कम हल नहीं होने वाला है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं सभी ग्रुप्स को, सभी समूहों को वापस बातचीत की टेबल पर तो आना ही पड़ेगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।